अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 13 पर व्यू होगा और अहम किरदार और वाकयात पर भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, सच सच बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को इस बार की एपिसोड। मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि कहानी का फ्लो अब कहीं ज़्यादा स्मूथ और बैलेंस्ड हो गया है और सियासत, खानदान, मोहब्बत और जंग, तमाम मौज़ूआत एक बेहतरीन तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अदाकारों की अदाकारी अब ज्यादा नेचुरल महसूस हो रही है और गैर जरूरी ड्रामा कम हो गया है। यहाँ तक कि साइड कैरेक्टर्स भी ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो कन्विंसिंग है। मर्द यास चोगलो और हान के किरदार में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है और हान का किरदार ऐसा बन गया है कि वो स्ट्रेटेजी भी रखता है, फीलिंग्स भी रखता है, ताकत भी रखता है और इसके साथ साथ वो एक इंसान भी है। इसके अलावा मोहब्बत की कहानी जबरदस्ती ठोसी हुई नहीं लगती, बल्कि मेन कहानी को सहारा देती है और इसकी रफ्तार को सुस्त करने के बजाय आगे बढ़ाती है। यहाँ मैं आप लोगों को एक खबर ये देना चाहूंगी कि महमद बोजदै की बीवी, जिसका नाम असली ज़ैनब पैकर है, तो उसने आने वाली किस्त का खुसूसी प्रोमो शेयर किया है। हैरत की बात यह है कि इस सीरीज के अनाउंसमेंट के बाद ये पहली मर्तबा है कि ज़ैनब ने कुरुलुश और हान से मुतल्लिक कुछ पोस्ट किया है। तो क्या ये इस बात की अलामत है कि राइटर्स टीम में असली ज़ैनब पैकर दोबारा वापस आ रही है? क्योंकि शायद आप लोगों के इल्म में होगा कि पिछले दिनों महमद बोजदै के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई है और अब माशाल्लाह से उनके 3 बेटे हो चुके हैं। तो इसी वजह से राइटर्स की टीम में असली ज़ैनब पैकर शामिल नहीं थी। तो बहरहाल अगर वो इस टीम में शामिल हो जाती हैं तो अच्छी बात है। असल में पहले इन राइटर्स को शायद हद से ज्यादा एतमाद था कि हम नाजरीन को जो भी दिखाएंगे वो कबूल कर लेंगे, इसलिए गैर जरूरी किरदार ठोंस दिए गए और कहानी सिर्फ लव अफेयर्स या लव ट्रायंगल्स के गिर्द घूम रही थी। यहाँ तक कि रेटिंग 3 तक गिर गई। तो हम सब का यही ख्याल है कि असल मसला रेटिंग में था। और अब आप लोग खुद देखें कि इस एपिसोड में तकरीबन सभी किरदार सामने आए, हत्ता कि बुरान और जैर कुताई भी अब सिर्फ एक बैकग्राउंड के किरदार नहीं रहे, उन्हें भी सिनेरियोज मिल रहे हैं। तो सच्ची बात तो ये है कि जब हर किरदार को उसका हक मिलता है तभी ड्रामे का मेयार वाकई बुलंद हो जाता है। और ये किस्त किरदारों की तकसीम के लिहाज से इस पूरी सीरीज की बेहतरीन किस्त है और हर एक को मुनासिब स्क्रीन टाइम मिला। लेकिन सवाल ये है कि जब ये राइटर्स की टीम लिखना जानती है और एक बैलेंस्ड सिनेरियो भी दे सकती है, तो हमें पहले ही इनके मसखरों वाले मनाजिर क्यों झेलने पड़े? तो असल बात यही है कि अदाकारों की अदाकारी तो पहले भी अच्छी थी, लेकिन असल बेहतरी कहानी और डायरेक्शन में आई है, खास तौर पर ओरहान और उसकी सियासी हिकमत अमली पर तवज्जो देने की वजह से। वैसे यहाँ एक अहम बात यह भी है कि एलेना बोस, जो कि प्रिंसेस एस्पोर्चा का किरदार अदा कर रही है, उसके आने से रेटिंग वैसे ही ऊपर गई थी और बाद में कम इसलिए हुई कि उस वक्त बहुत से मैचेस चल रहे थे, तो तकरीबन तमाम ड्रामों की रेटिंग गिरी थी। तो कुरुलुश और हान भी तुर्की में ही नशर हो रहा था, इसलिए उसकी रेटिंग भी गिर गई। तो अब जब बेहतरीन कहानी सामने आई है तो आप लोग देख लें कि रेटिंग में वाज़ेह फर्क आया है। और हान का सिनेरियो बतौर सुल्तान अब ज्यादा बावकार महसूस हो रहा है और प्रिंसेस एस्पोर्चा के साथ उसके मनाजिर भी इसलिए पसंद किए गए कि वो सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि बामानी थे। इसके अलावा पिछले एपिसोड के बाद व्यूअर्स में ये तजस्सुस पैदा हो चुका था कि ओरहान बे के बच्चों के साथ आगे क्या होगा, खास तौर पर जब गाड़ी पर हमले की बात सामने आई। और ये भी एक बामकसद सिनेरियो था और शहजादी के जंगल में गुम होने और फजूल कहानियों पर फोकस नहीं किया गया। इसके अलावा फातिमा और फ्लेवियस की बेमानी मोहब्बत भी कम हो गई है। लेकिन मैं यहाँ बतौर खास जिस किरदार का तस्करा करना चाहूंगी वो है नसूह चलेबी। खलील इब्राहिम गोकर इस किरदार को प्ले कर रहे हैं और इसे इस सीरीज में एक सयाह, एक मेमार और एक ज़हीन आदमी दिखाया गया है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फिरा और उसके पास इल्म और तजर्बा वसी है। और इस सीरीज में नसूह चलेबी न सिर्फ सुल्तान और हान के करीबी साथी होंगे, बल्कि वो एक ऐसी शख्सियत होगी जो कि अपनी जहानत के साथ इस रियासत के शहरों को तश्कील देगी और एक निज़ाम भी बरकरार और एक निज़ाम कायम करने में मदद देगी। तो नाज़रीन इकराम, जाहिर सी बात है कि सल्तनत कायम होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जंगलों और पहाड़ों में लड़ा जाए। और वाकई इस वक्त ओरहान बहुत तन्हा आगे बढ़ रहा है। उसके पास ना कोई ऐसा है जिससे मशवरा करे और ना कोई उसकी रहनुमाई करने वाला है, क्योंकि इस मामले में कारा खलील के किरदार को इन लोगों ने बहुत महदूद कर रखा है। इसके किरदार को लाइमलाइट में लाने की जरूरत है। और नसूह के साथ सीन बहुत बेहतरीन था और वैसे तो ये लगा कि सीन काफी छोटा है और मुझे उस सीन में एस्पोर्चा की मौजूदगी पर भी ताज्जुब हुआ। लेकिन नसूह चूंकि असल में एक मेमार है तो इससे ज्यादा गहराई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जो असल और माने खेज डायलॉग्स थे वो दरअसल काजी के साथ होने चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, अब जैसा कि ड्रामे की शेप मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है और हम सही सिमत में जा रहे हैं और ये सफर भी अच्छा लग रहा है, तो इस मौके पर दीदार का गोंचा को जहर देने
और शाहीन शाह की गद्दारी का राज सामने आना भी जरूरी है ताकि फातिमा की शादी कैंसिल हो जाए। क्योंकि सच तो ये है कि फातिमा जो कुछ भी कर रही है वो गुस्से में है और सिर्फ फ्लेवियस को तकलीफ पहुंचाने के लिए, क्योंकि शुरू से ही फातिमा के दिल में ईद के लिए कोई जज्बा नहीं था। और एपिसोड में खुद देखें कि जब वो सुर्ख कपड़ा सामने आया जो फ्लेवियस ने उसे गिफ्ट किया था तो फातिमा के तासुरात सब कुछ कह गए। लेकिन दूसरी तरफ ईद एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो फातिमा के जोड़ का नहीं है। दूसरी तरफ ये भी मुश्किल है कि फ्लेवियस अभी तक काफिर है तो उसकी शादी फातिमा के साथ नहीं हो सकती। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जो कि फ्लेवियस की दुनिया हिला देगा, खास तौर पर जब वो जिक्र के हल्के की तरफ बढ़ा, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी किस्त का इख्तिताम ऐसे अंदाज में नहीं हुआ। और किस्त के आखिर में जो इशारा दिया गया है, इसे लगता है कि दरवेशों के दरमियान कोई फ्लेवियस के खंजर को पहचान लेगा। और ये भी उम्मीद है कि सूफियाना रक्स देखकर उसे शायद अपने बचपन की कोई याद सताए या ये मंजर उसके लाशऊर को जोड़ दे। लेकिन मुसीबत ये भी तो है कि उसे बहुत छोटी सी उम्र में उठा लिया गया था, शायद वो तब दूध पीता बच्चा था। फिलहाल तो ये शादी या तो इसलिए टूट सकती है कि शाहीन शाह कोई बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठे, या शायद उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल जाए, या फिर कोई जाकर सुल्तान और हान को सब कुछ बता दे। तो हमें बस इंतजार करना है। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तैमूर ताश का किरदार ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में इसकी मुख्तसर सी तारीख बता दी जाए ताकि इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि राइटर्स इस किरदार के मामले में किस हद तक तारीख के हिसाब से चले हैं। तो नाज़रीन इकराम, तैमूर ताश या अदमिर ताश नोयान एनातोलिया का एक इल्खानी गवर्नर था। ये इल्खानियों के वज़ीर आज़म अमीर चौबान का बेटा था और 1317 ईस्वी में इल्खानी हुक्मरान अबू सईद बहादुर ने उसे एनातोलिया का गवर्नर मुकर्रर किया था। 1320 में इसने करमानियों से कोनिया छीनकर एनातोलिया में दोबारा नज़्म व ज़ब्त कायम किया। इस दौरान ममलूक सल्तनत से इसके रवाबित काफ़ी बढ़ गए और उनकी हौसला अफजाई से उसने इल्खानियों के साथ टक्कर ले ली। उसने ना तो इल्खानियों को टैक्स अदा किया और ना ही उनकी तरफ भेजी गई दावतों में शिरकत की। 1322 में उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाकर अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान भी किया और साथ ही खुद को मेहदी भी करार दे दिया। ताहम उसकी बगावत को जल्द ही उसके वालिद अमीर चौबान ने कुचल दिया और उसके बाद उसे इल्खानी हुक्मरान अबू सईद बहादुर ने माफ कर दिया और दोबारा से उसे एनातोलिया का गवर्नर बना दिया। 1324 में उसने एक तुर्क कबीला जिसका नाम हामिद ओगलो था, उसके सरदार फलकुद्दीन दुंदार बे को कत्ल कर दिया। और 1326 ईस्वी में एक दूसरा तुर्क कबीला जिसका नाम अशरफ ओगलो था, तो उसके सरदार सुलेमान को भी कत्ल कर दिया। 1327 में अबू सईद बहादुर के गजब से खौफजदा होकर उसने मिस्र के ममलूक सुल्तान मोहम्मद बिन कलावून की पनाह ली। तो शुरू में तो मिस्री दरबार में उसके साथ अच्छा सलूक हुआ और उसका इस्तकबाल किया गया, लेकिन बाद में अबू सईद के साथ मुआहदा करने पर सुल्तान के हुक्म पर अगस्त 1328 में उसे गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया। तो शायद अब आप लोग जान गए होंगे कि ओरहान बे ने तैमूर ताश को कत्ल क्यों नहीं किया और उसे क्यों छोड़ दिया। और इस तारीख को जानते हुए हम आसानी कह सकते हैं कि राइटर्स काफ़ी हद तक तारीख के हिसाब से चले। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि अब इस ड्रामे में दुश्मनी का फोकस वो तुर्क मारते हैं जो कि सुल्तान ओरहान की रियासत को तस्लीम नहीं कर रही। इनमें से करासी इमारत का दमीर हान बे तो आ चुका है, लेकिन अब जर्मियान इमारत से ताल्लुक़ रखने वाला एक किरदार जिसे हम कुरुलुश उस्मान के सीजन 5 में भी देख चुके हैं, यानी कि महमद बे, तो उसकी एंट्री भी दोबारा होने वाली है। और ये एक ऐसा किरदार है जिसकी दुश्मनी सुल्तान ओरहान और उनके वजीर आजम अलाउद्दीन के साथ बिल्कुल वाज़ेह है। इस किरदार के पास उस्मानियों के खिलाफ एक मजबूत और वाज़ेह दुश्मनी की वजह है और वो है गोंचा खातून। तो अगर इस दुश्मनी को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल किया गया तो ये कहानी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इस किरदार के आने पर व्यूअर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि ये सुल्तान ओरहान की जवानी की अव्वलीन दुश्मनियों में शुमार होता है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो था मेरा आज का रिव्यू। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को इस बार की किस्त कैसी लगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।